गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग 8वीं सदी में भारत के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं आधुनिक काल के स्रोत। भारत के आधुनिक इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधनों अथवा स्रोतों के निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का बुक में दिया हुआ है कि आधुनिक काल के जो स्रोत वो आधुनिक इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन अथवा स्रोतों के निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला देखो, यहाँ पर हम लोग इसको दो भागों में बुक में कितना अच्छा ढंग से दिया हुआ है, ठीक है। आधुनिक काल के स्रोत, ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया। एक है प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल के स्रोत को कितने भागों में, कितने श्रेणियों में बांटा गया। तो दो श्रेणियों में। कौन कौन? एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक श्रेणी, ठीक। अब प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत देखो कौन कौन आते हैं। पुरातात्विक स्रोत, मूल दस्तावेज, सर्वेक्षण, जनगणना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये चार मुख्य रूप से है प्राथमिक स्रोत। जबकि द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं लेख, समीक्षा, पुस्तकें, जीवनियाँ, डायरियाँ और आत्मकथा, ये द्वितीय स्रोत, ठीक है। आधुनिक काल का जो स्रोत है इतिहास का कि किस किस चीज़ से आज हम लोगों को जानकारी मिलती है। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में जैसे हम लोगों का पुरातात्विक स्थल, जैसे कोई भी पहले बनाया हुआ कोई भी मंदिर, मस्जिद, शिलालेख, पत्थर की मूर्तियाँ, तरह तरह का जो नक्काशी, चित्रकारी, जो आज हम लोग अचानक देखते हैं तो लगता है कि उस समय भी इस तरह का काम होता था। तो ये बहुत सारे जो हम लोग पुरातात्विक स्रोत में जो बहुत पुरानी चीज़ होते हैं, जो आज हम लोग उसका क्या कि म्यूजियम में रखते हैं, तो उसके द्वारा भी पता चलता है। दूसरा मूल दस्तावेज, उस समय का जो मूल दस्तावेज था वो एक था। तीसरा सर्वेक्षण, सर्वेक्षण करना, जनगणना, उस समय जो भी जनगणना होता था उसमें जो भी रिकॉर्ड, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इसको प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत रखा गया। जबकि लेख, समीक्षा करना, ऑब्जर्वेशन, पुस्तक, उस समय का जो लिखा हुआ पुस्तक में जो रिकॉर्ड मिलता है वो, किसी की जीवनियाँ, फिर डायरियाँ और आत्मकथा, ये अलग अलग माध्यम से जो लिखा जाता था, ठीक है। तो ये सभी के द्वारा हम लोग आधुनिक काल के स्रोत के बारे में जानते हैं आज। अब देखो प्राथमिक स्रोत को थोड़ा सा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्राथमिक स्रोत देखो, प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत जो यहाँ पर पहले ही क्लासिफाई किया गया है, पुरातात्विक अवशेष, जैसे कि हमने अभी भी बता दिया कि पुरातात्विक अवशेष जैसे स्मारक, कलाकृति, मंदिर, मस्जिद, जो उस समय यानी 8वीं सदी में जो बना था, पुरातात्विक श्रेणी के में आते हैं। जैसे उस समय, हाँ, एक चीज़ छूट गया था कि सिक्के, सिक्के भी इस श्रेणी में ही आते हैं कि उस समय किस प्रकार का सिक्का चलता था और क्या का सिक्का चलता था, तांबा का चलता था, चांदी का चलता था। परंतु आधुनिक इतिहास के लिए अभिलेखीय स्रोत पुरातात्विक स्रोतों के अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखो मूल दस्तावेज, मूल दस्तावेज में हुई सरकारी प्रतिवेदन, आदेश और सरकारी पत्राचार मूल दस्तावेज की श्रेणी में सम्मिलित किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण मामलों पर बहुमूल्य मौलिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस सब के द्वारा हम लोग बहुत ही बहुमूल्य जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ये अभिलेखकारों तथा पुस्तकालय में भली भांति सुरक्षित है। जो आज हम लोग अभिलेखकारों और पुस्तकालय में ये सब को ढूंढ के निकालते हैं और पिछली जानकारी को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जैसे कि बुक में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का बुक में सिलेबस के आधार पर जितना दिया हुआ है आधुनिक भारत के स्रोत के बारे में, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं, अभिलेखगार, जहाँ पर म्यूजियम टाइप का बहुत सारी चीज़ होते हैं, जो आज भी वहाँ पर हमारे इतिहास के बहुत सारी चीज़ को सुरक्षित रखा गया है। तुम लोग आनंद भवन जब देखोगे, वहाँ पर जाओगे, उस समय आनंद भवन में आज हम लोग नेहरू का जितना भी उस समय के ज़माने में क्या क्या चीज़ किया था, वो सभी चीज़ आज भी वो रिकॉर्ड के रूप में मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभिलेखगारों में, लेखागारों में क्या, उससे सुरक्षित रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ पुस्तकालय में भी मिलते हैं जो दस्तावेज के रूप में, पुराने लाइब्रेरी जो हैं उस ज़माने के जो लाइब्रेरी हैं, ठीक है। तीसरा में देखो सर्वेक्षण या जनगणना।
उस समय जनगणना, देखो सर्वेक्षण जनगणना आदि अंग्रेजों द्वारा समय समय पर देश की समीक्षा या भू राजस्व आदि के निर्धारण के लिए, ठीक है। तो अंग्रेज उस समय, जिस समय अपनी सरकार चलाती थी, उस समय देश की सीमाओं और भू राजस्व, भूमि का जो राजस्व के निर्धारण के लिए, रेवेन्यू के लिए जो भी अपना सर्वेक्षण की विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। 19वीं सदी के अंत में जनगणना प्रारंभ हुई। तो हम जैसे कि जानते हैं कि 19वीं सदी का अंत होने वाला ही था और जनसंख्या प्रारंभ हो गया। प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनसंख्या की काउंटिंग होती है, ये सब हम लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है। आज भी वही नियम है कि प्रत्येक 10 साल में एक बार पॉपुलेशन काउंटिंग होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखो, समाचार पत्र पत्रिकाएं। उस समय जितने भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं आते थे, उस समय कुछ न कुछ उस समय का हिस्ट्री का लिखा हुआ रहता था, वो भी आज सुरक्षित रखा गया है अभिलेखकारों या लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। तो उसके सहायता से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि समाचार पत्र पत्रिकाएं विभिन्न भागों से, विभिन्न भाषाओं से छापी जाती थे। उस समय देखो हम लोग वेस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र गुजरात तरफ, तो उधर कुछ पत्रिकाएं गुजराती से निकलती थी, तो कुछ मराठी से निकलती थी, कुछ कन्नड़ से निकलती। तमिलनाडु तरफ जाते थे तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सभी अलग अलग भाषाओं से पत्रिका। फिर हिंदी से भी निकलती थी कुछ इधर नॉर्थ इंडिया तरफ जाते थे तो हिंदी से निकलती थी। तो ये जो अलग अलग क्षेत्र में, इधर उड़ीसा तरफ जाते हैं तो यह उड़िया में, फिर कलकत्ता में बंगाली में, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोले जाने के कारण वहाँ पर अलग अलग पत्रिकाएं में कुछ न कुछ नया चीज़ मिलते रहता था। केवल देखो समाचार पत्रों को अवगत कराते थे, वरन इसमें जनमत की भी जानकारी मिलती थी। उसके बाद पंपलेट, प्रचार पत्र भी इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जनता की भावना के प्रतिबिंबित करते हैं। व्यक्तिगत पत्रों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वह तत्कालिक परिस्थिति के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण की अवगत कराते हैं। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय स्रोत की। तो द्वितीय स्रोत में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जिस चीज़ को हम लोग अभी थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से। तो उपयुक्त प्राथमिक स्रोत से निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम सब जैसे कि प्राथमिक स्रोत में पढ़ चुके, पुरातात्विक स्रोत से लेके जो भी समाचार पत्र पत्रिकाएं, इन सभी के बारे में, ठीक है। तो उसमें निसंदेह बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई तथा अंग्रेजी शासन के विषय में भरपूर जानकारियाँ प्रदान करते हैं। परंतु इस संबंध में यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें उनमें से कुछ सरकारी दस्तावेज हैं और उन लोगों के द्वारा लिखे गए वृत्तांत जो सत्ता में थे, यानी जिस समय उस सत्ता में थे उस समय भी कुछ सरकारी दस्तावेज का वृत्तांत वो लिखते थे। इसीलिए वो हमारे सामने केवल सीमित एवं एक तरफा नज़रिया ही पेश करते हैं। तो उस समय सरकार अपनी होने के कारण हुए कुछ पॉजिटिव चीज़ को ही वो लिखते थे, जबकि नेगेटिव चीज़ को वो नहीं लिखते थे। इसीलिए हमें उसी पर 100% विश्वास नहीं करना चाहिए। विवरण हमें यह भी समझने में मदद नहीं करते कि देश के अन्य लोग क्या महसूस करते थे। तो सरकार अपने पॉजिटिव को दिखाते हुए उस समय जो सरकारी दस्तावेज थे उस समय लिखते थे, लेकिन आम जनता पर क्या असर पड़ता था, क्या फील करते थे, क्या महसूस करते थे, उसके बारे में तो उसमें कुछ नहीं लिखा था। हो न हो ऐसा भी हो कि आम जनता में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ समस्या थे, जिसके कारण वो सरकार को कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन अपना तकलीफ तो था। तो इसलिए विभिन्न कार्यकलापों के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था, उपरोक्त उल्लेखित स्रोतों से अध्ययन विद्वान एवं इतिहासकार जिन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, तो ये सब जो इतिहासकार अपना आत्मकथा लिखते थे, अपना बुक लिखते थे, उस बुक में इसका संपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, उन्होंने द्वितीय स्रोत कहते हैं। तो सिंपल सी बात, उपरोक्त उल्लेखित स्रोतों के अध्ययन के बाद विद्वान, वो सभी को स्टडी करने के बाद, जितने भी विद्वान और इतिहासकार थे वो सभी अपना निष्कर्ष निकालने के बाद जो अपने डिटेल्स के बारे में अच्छाई बुराई दोनों तरह की जो डिटेल्स लिखे हैं, वो हम लोगों को मुख्य रूप से द्वितीय स्रोत कहते हैं। निष्कर्ष में पहुंचने के बाद जो लिखते हैं वो द्वितीय स्रोत कहलाते हैं। ये है लेख, समीक्षा, जिसको हम लोग रिव्यूज बोलते हैं, पुस्तकों आदि उपलब्ध है। प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी, तो प्रसिद्ध जो महान व्यक्ति थे उस समय का फेमस, उस व्यक्तियों की जीवनी, उसके डायरी, उसके आत्मकथा में भी तत्कालीन समाज
या राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करती है। तो उस समय जो भी सामाजिक रीति रिवाज रहन सहन था, उस समय की स्थिति को हम लोग किस तरह से आज जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि जिसकी सरकार चलती है, जिस समय जो सरकार रहती है वो अपना पॉजिटिव चीज़ को ही ज़्यादा ध्यान देता है, उसकी नेगेटिव को नहीं लिखते हैं। तो उसके ओपोजिशन या तो उस समय तो पार्टी पॉलिटिक्स सिर्फ अंग्रेज अपना शासन चलाते थे, लेकिन कुछ इंडियन ऐसे भी पढ़े लिखे थे जो भली बात उस चीज़ को समझते थे और वो अपने डायरी, अपने पुस्तक, अपने जीवनी में लिख डालते थे। अब देखो इतिहास का अर्थ, जैसे कि शॉर्टकट में सारांश में दिया हुआ है, इतिहास पूर्व की घटनाओं का कालानुक्रम का विवरण। तो इतिहास का अर्थ होता है पूर्व में जो भी घटना घटी थी उसको काल के अनुसार उसका डिटेल्स लिखना, विवरण लिखना ही इतिहास का अर्थ कहलाता है। तिथियों का महत्व, इतिहास के क्रमिक एवं क्रमानुसार अध्ययन के लिए तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए उसको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना के लिए क्या तिथियों का महत्व होना बहुत ही जरूरी है। अब उपनिवेशवाद, उपनिवेश का अर्थ जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि क्या होता है, एक देश दूसरे देश पर अधिकार कर लेना, वो उपनिवेशवाद कहलाता है। देखो यहाँ भी वही चीज़ दिया है, उपनिवेशवाद का अर्थ है एक देश के दूसरे देश पर अधिकार प्राप्त कर लेना ही उपनिवेशवाद। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल को विभाजन किया है। तो बेसिक तौर पे अलग अलग इतिहासकार थे जो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम और ईसाई और हिंदू मुस्लिम और आधुनिक काल के आधार पे जो भी धर्म के आधार पे विभाजित किया था। लेकिन कुछ कुछ इतिहासकार थे जो इतिहास को एक कालानुक्रम के अनुरूप बांट दिया, उससे ना कि जाति धर्म के आधार पे बांटा। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग जिस हिस्ट्री का यूज करते हैं पढ़ने में वो है बेसिक रूप से प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का जो विभाजन का इतिहास है, इसी सब को हम लोग पढ़ते हैं, ना कि धर्म के आधार से विभाजित इतिहास को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास का आधुनिक काल सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही प्रारंभ हुआ। यानी हम सब जानते हैं कि 18वीं सदी में जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो आधुनिक काल का प्रारंभ शुरू हो गया। 1707 यानी 18वीं सदी, 18वीं ठीक है 8वीं सदी चल रहा था। मुगल साम्राज्य की कमजोरी ने भी ये भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो मुगल साम्राज्य की कमजोरी ने भी भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना का, तो उस समय जिस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, जिसके कारण ब्रिटिश अपना सत्ता को और ज़्यादा मजबूत करने में सफल हुए। आधुनिक इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास प्रचुर सामग्री उपलब्ध है, इन्हें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के रूप में विभाजित किया गया है। इस तरह से देखिए कि इतिहास का पहला चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी अभ्यास का है, ये सभी तुम लोग क्या करना है, अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, चाहे वो संक्षिप्त है। ठीक है, देखो यहाँ पर संक्षिप्त प्रश्न उत्तर है, लॉन्ग प्रश्न उत्तर है, सभी को बनाना है। मानचित्र कार्य भी बना लेना है, परियोजना कार्य को छोड़ के मानचित्र कार्य तक अपना कॉपी में तुम लोग क्वेश्चन आंसर फेयर कर लेना है, उसे बना लेना है।